18वीं सेंचुरी फ्रांस में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लुइस 16 जिसे 20 साल की एज में फ्रांस का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। लुइस 16 बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल जीने में बिलीव रखता था और ये एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल फ्रांस में सभी के लिए नहीं था, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। फर्स्ट नोबेलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और वो लोग थे जो सोसाइटी को रन करने में मेन रोल प्ले करते थे। सेकंड है क्लर्जी, जिसमें प्रीस्ट, फादरी जैसे लोग थे। इन लोगों का मेनली 2 काम होता था, एक कैथोलिक स्कूल को चलाना और दूसरा था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, शादी डेथ जैसे रिचुअल्स में परफॉर्म करना। क्लर्जी में भी 2 कैटेगरी बांटा हुआ था, एक हाई क्लर्जी और दूसरा लो क्लर्जी। इसमें लैंड ऑनर भी शामिल थे। सोसाइटी में इन लोगों का सुप्रीमेसी इतना था, लुइस 16 किंग के तरफ से इन लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी ये जो भी कमाते, जितना भी प्रॉपर्टी रखते, इनसे कोई भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। और थर्ड है पीजेंट, जिसमें किसान, डॉक्टर, शू मेकर, वर्कर जैसे लोग शामिल थे। फ्रेंच का 98% पॉपुलेशन पीजेंट था। फिर भी इन लोगों को किसी भी तरह का राइट्स नहीं था वो सोसाइटी के लिए डिसीजन ले सके। थर्ड स्टेज में जो लोग आते थे उन पर 2 तरह का टैक्स लगाया जाता था। रॉयल फैमिली जो आम जनता पर लगाती उसे तीत कहा जाता, और दूसरा टैक्स था टेल। इस टैक्स सिस्टम में फादर और प्रीस्ट के द्वारा किसान से एग्रीकल्चर को 1/3 पार्ट लिया जाता। राज्य को चलाने के लिए जो भी खर्चा आता वो सीधा थर्ड स्टेज के लोगों से ही टैक्स के रूप में चार्ज किया जाता। इतना सारा टैक्स पेड करने के बाद भी इन लोगों के पास ये राइट्स नहीं था वो सोसाइटी के किसी मुद्दे पर अपना डिसीजन दे सके। और समय बीतता गया, थर्ड स्टेट के लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। थर्ड स्टेट के डॉक्टर और लॉयर जैसे पढ़े लिखे लोग सोसाइटी के ऑटोनॉमी को समझने लगे कि हम सब इक्वल है और किसी भी इंसान को बाय बर्थ प्रिविलेज मिलना गलत है। जॉन लॉक और जीन जैक जैसे फिलोसोफर सोसाइटी को फ्रीडम और इक्वालिटी के फिलोसफी समझाए। 16 से पहले फ्रांस के किंग लुइस 15 थे, जो ब्रिटेन से 7 इयर्स वार के दौरान फ्रांस के ऊपर 7 बिलियन लीरो का डेप्ट कर देते हैं। लीरो फ्रांस के किंगडम के द्वारा रिलीज किया गया करेंसी जो उस टाइम पीरियड में उनके शासन में चलता था। लुइस 16 अपने टाइम पीरियड में अमेरिका के 7 कॉलोनी ब्रिटेन से छुड़वाने में उनका मदद करता है, जिससे वो ब्रिटेन से पुराना बदला ले सके, और ऐसा करने में लुइस 16 को कामयाबी भी मिलती है। ऐसा करने से फ्रांस पर 1 बिलियन लीरो का कर्जा और चढ़ जाता है। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। वोटिंग पर हेड ना कर स्टेट वाइज किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर्स का 1 वोट गिना जाता है, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स का 1 वोट, और वहीं थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स का भी 1 वोट गिना जाता है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कंबाइंड होकर डिसीजन को अपने पक्ष में ले लेता है, जिससे कि थर्ड स्टेट का 600 मेंबर्स का वोट कोई काम का नहीं रहता। लुइस 16 5th में 1789 को वर्साइलिया में एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो टैक्स को इंक्रीज करने की बात रख सके। तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड स्टेट में किसान और शू मेकर जैसे लोगों को इस मीटिंग में आना मना होता है, जिसके कारण वो 4000 खत में अपनी कंप्लेन लिख कर अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ भेजते हैं। इस बार भी तीनों ही स्टेट से वोटिंग कराया जाता है, पर थर्ड स्टेट का मानना था इस बार वोटिंग पुराने तरीके से ना होकर पर हेड यानी कि नए तरीके से किया जाए। लुइस 16 इस बात को डिनाइट करता है, जिससे कि थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो नाराज होकर वर्साइलिया से बाहर की ओर चल जाते हैं, और किंग के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट किया जाता है। 20 जून थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक इंडोर टेनिस में मिलकर खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करता है और देश को डेमोक्रेसी बनाने की कसम खाता है। डेमोक्रेसी के आइडिया से इंस्पायर होकर फर्स्ट स्टेट नोबेलिटी के कुछ लोग इस रिवॉल्ट से जुड़ते हैं। एक तरफ कुछ लोग देश को डेमोक्रेसी बनाने में जुट जाते हैं, और दूसरी तरफ पीजेंट यानी किसान किंग को टैक्स देने से मना करता है, जिसकी वजह से रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। फ्रांस में हेवी स्नोफॉल के कारण वहां का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिस कारण फ्रांस में स्टार्व टू डेथ का कंडीशन हो गया था। लोग जबरदस्ती खाने पीने की दुकानों में घुसकर उसे लूट लिया करते, किंग के अगेंस्ट में नारा लगाते। ये सब देखकर लुइस 16 पेरिस में अपनी सेना इकट्ठा करने लगता है। आर्मी को देखकर ये अफवाह उड़ जाती है कि राजा हमें मरवाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है, और ये अफवाह लोगों के बीच आग लगाने का काम करती है। 14 जुलाई 1789 वहां के लोग एकजुट होकर लुइस 16 के वर्साइलिया पर अटैक कर देता है। करीब 7000 जेंट्स और 7000 लेडीज एकजुट होकर किंग के पैलेस में घुसकर वेपन की तलाश में वहां बंद 7 कैदी को रिलीज करता है, और वहां के कमांडर जनरल को मौत के घाट उतार देता है। थर्ड स्टेट के लोग इतना ज्यादा गुस्सा में थे कि वो किले का एक एक ईंट निकालकर बाजार में बेच देता है।
लुईस 16 को रिवॉल्ट का अंदाजा लग गया था। वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। 14 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली एक ऑर्डर पास करती है जिसमें सेकंड स्टेट से ये कहा जाता है आपने जो जमीन चर्च के नाम पर लिया है उसे वापस कर दिया जाए और फसल का 1/3 पार्ट जो टैक्स के रूप में लिया जाता था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन लाता है जिसमें लुईस 16 के पावर को लिमिटेड कर दिया गया और गवर्नमेंट के पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम था मॉनिटर करना इस कानून का वायलेशन नहीं किया जा रहा और जुडिशरी का काम था उन लोगों को सजा देना जो इस कानून का वायलेशन करता हो। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, इसमें भी पूरी तरह से इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं दिया गया था वहां के लोगों को। जैसे कि वोट देना उन्हीं लोगों को अलाउ था जो टैक्स पेड करते हो और 21 साल के मेल हो। औरतों को इन वोटिंग राइट से दूर रखा गया था। लुईस 16 इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर देता है पर वो इतनी आसानी से अपने हाथों से पावर जाता नहीं देख सकता। वो अपनी नेबर कंट्री पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करता है जिसकी खबर नेशनल असेंबली को लग जाती है और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्डो में लुईस 16 को ग्लूटीन से सर काटकर सजाए मौत दी जाती है।